सीएम सलाहकार समूह की सरकार को सलाह, प्रदेश में हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म पर हो फोकस। सत्रह सितंबर से काम पर लौटेंगे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में है मदन कौशिक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम ने कहा हरिद्वार में तय समय पर ही होगा कुंभ। आवास किराए मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 सप्ताह का मांगा जवाब। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मांगा गया जवाब। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने बढ़ाई सरकार की चिंता। 1043 नए संक्रमित मिले। 15 की मौत। मरीजों की संख्या 33,000 के पार। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों का होगा टेस्ट। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया बॉर्डर पर दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के साए में कुंभ की तैयारियां। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कुंभ मेले से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार मेला को लेकर मंथन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा। घाटों के निर्माण सौंदर्यीकरण के आदेश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा हरिद्वार में तय समय पर ही होगा कुंभ। कोविड के हिसाब से बनेगी व्यवस्था। हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन तय समय पर ही होगा। अलबत्ता इसका स्वरूप कैसा रहेगा, इस बारे में अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के मार्गदर्शन में तब की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कुंभ मेले से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्माओं के सहयोग से कुंभ का आयोजन सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए बेहतर ढंग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के मद्देनजर आवश्यक आधारभूत ढांचा और सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्थाएं तय समय पर सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जहां जरूरी हो वहां दूसरे राज्यों से भी आवश्यक सहयोग लिया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेला क्षेत्र के सड़क, घाट, पार्किंग, शौचालय, कूड़ा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल ने क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगौली, नितेश झा, सौजन्या समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि को लेकर कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं बनाने के लिए अधिकारियों ने कसरत भी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं अब राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर पर प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। इसके तहत अब बॉर्डर पर सभी का टेस्ट होगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार चिंतित। उत्तराखंड बॉर्डर पर टेस्ट करवाना अब जरूरी। यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा अब अनिवार्य। बढ़ती संक्रमितों की संख्या को देखते हुए फैसला। कोरोना के चलते बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही मिलेगा उत्तराखंड में प्रवेश।
प्रदेश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं अब राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में डीएम देहरादून ने बताया कि अब प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। जो लोग रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे वो आसानी से प्रवेश कर सकेंगे और जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका वहीं पर पेड टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए टीम तैयार कर ली गई है। इसके साथ जिलाधिकारी ने निजी लैब के द्वारा बढ़ती जा रही कोताही को देखते हुए सभी को SRFID व ऑनलाइन पोर्टल पर ID जनरेट किए बिना टेस्ट न करने की नसीहत दी है। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा रोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया की गई है। दूसरा, इसके अलावा फिर अभी जो भी हमारी लैब्स हैं, जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं, खास करके जो प्राइवेट लैब्स हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि जिसके भी वो सैंपल कर रहे हैं वो बिना SRFID जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैंपलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे, जिससे कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग इजीली कर पाएं। वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का उत्तराखंड में प्रवेश किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड सीमा पर जांच करने के लिए मेडिकल टीम को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की नई गाइडलाइन से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों में भारी रोष है, लेकिन उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। और गौर सिटी गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। यहाँ लगभग अभी टाइम हो रहा है 12:46। मैं 11 बजे के आसपास आया हुआ था, राइट। 11:46 से आने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अभी जस्ट मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और अभी ये कह रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगेगा और बाकी के प्रोसेस को करने में। देखते हैं कब तक मुझे मिल रहा है। लोग यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150-200 के आसपास हम लोग सैंपल लेते हैं। एंटीजन किट कर रहे हैं। डेली हो रही यही प्रक्रिया, डेली चल रही है। आज संडे है, वीकेंड के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का टेस्ट कर रहे हैं। संडे को भी जाँच जारी है। आज आपके स्वास्थ्य के पुलिस विभाग के अन्य राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी या फिर बॉर्डर पे उनका टेस्ट किया जाएगा और उन्हें उत्तराखंड जो पोर्टल है उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे कि देखा जा सकता है, यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर नारसन बॉर्डर है। यहाँ जो है टेस्ट हो रहे हैं, सरकारी टेस्ट हो रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक प्राइवेट टेस्ट भी हो रहे हैं जो कि 2400 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो टेस्ट हो रहे हैं वो सरकारी हो रहे हैं और तकरीबन रोज़ जो है यहाँ 150 के करीब जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो यहाँ अन्य राज्यों से जो यात्री आएंगे उनको यहाँ टेस्ट कराना अनिवार्य है या फिर वो अपना टेस्ट कराकर लाएं, जो कि 96 घंटों का ही मान्य होगा। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, यदि आप उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराएं और उत्तराखंड पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर कराएं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और अब बात करेंगे नरकंकालों की धूल खोज। केदारनाथ आपदा में काल कलवित हुए लोगों के नरकंकालों की फिर से धूल खोज कर DNA लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर नरकंकालों की धूल खोज करेंगी। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर इन टीमों को केदारनाथ धाम से 16 सितंबर को रवाना करेंगे। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है जो इन ट्रैकिंग रूटों की जानकारी रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। आपदा के शिकार लोगों के नरकंकालों की धूल खोज। 16 सितंबर से टीमें होंगी केदारनाथ धाम से रवाना। 10 ट्रैकिंग रूटों पर 10 टीमें चलाएंगी सर्च अभियान। सर्च अभियान में स्थानीय लोगों को भी किया जाएगा शामिल।
2013 केदारनाथ से आई प्रलयकारी आपदा ने सब कुछ तबाह करके रख दिया था। आपदा में हजारों की जान गई तो आशियाने तिनके की तरह बिखर गए। आपदा से उभरने में केदार घाटी के लोगों को काफी लंबा समय लगा। धीरे धीरे लोग अपने पुराने कामों में जुटने शुरू हो गए हैं और उस भयानक मंजर को भुला चुके हैं। मगर आज तक ये सवाल सबके जहन में है कि केदारनाथ आपदा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है, मगर ये कहा जाता है कि 10,000 के करीब लोग इस आपदा का शिकार हुए, जिनमें से 4,000 के करीब लोगों के शवों को ढूंढा गया, जबकि आपदा के बाद सैकड़ों नरकंकाल अब तक मिल चुके हैं। आपदा के समय हजारों की संख्या में लोगों ने जंगलों में जाकर अपनी जान को बचाने का प्रयास किया था, मगर वो रास्ता भटक गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में हर साल इनके नरकंकालों की खोजबीन की जा रही है। केदारनाथ आपदा को 7 साल का समय हो चुका है और आज भी आपदा का शिकार हुए लोगों के नरकंकालों की धूड़ खोज कर डीएनए लिया जा रहा है। नरकंकालों की धूड़ खोज को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर 16 सितंबर को पुलिस एवं एसडीआरएफ की संयुक्त टीम को केदारनाथ धाम से रवाना करेंगे। नरकंकालों की धूड़ खोज को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 10 टीमें गठित की हैं। ये टीमें केदारनाथ से वास्की ताल, चेराबाड़ी, गरुड़ चट्टी, त्रियोगी नारायण, कालीमठ, खाम चैमासी, रामबाड़ा, जंगल चट्टी, भैरवनाथ मंदिर, गौरीकुंड, गौरीगांव, गौरीकुंड, मनकुटिया, सोनप्रयाग रूट पर सर्च अभियान चलाकर नरकंकालों की धूड़ खोज कर डीएनए लेगी। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इसमें ये 2013 की आपदा के बाद में जो सर्च टीम बनाई गई है इस वर्ष के लिए, वो टोटल 10 हैं ये सर्च टीम, और इसमें प्रत्येक टीम में एक उपनिरीक्षक, 2 कांस्टेबल एसडीआरएफ के, 1 कांस्टेबल जनपद पुलिस का, ये 4 लोग की टीम होगी। इसके साथ इन कुछ टीमों में हमने गाइड, लोकल गाइड और पोर्टर भी अवेलेबल कराए हैं। ये टीम अलग अलग 10 रूटों पे जाएगी, सर्च करेगी वहाँ पे, और इनके पास वीडियो कैमरेज होंगे, इनके पास बॉडी बैग्स होंगे, और डीएनए सैंपल लेने के लिए पत्राचार किया जा चुका है, और नियरेस्ट जो पोस्ट है वहाँ जाके डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। और जब ये कार्रवाई टोटल लगभग 1 सप्ताह चलेगी और मेरे पर्यवेक्षण में चलेगी, और 16 तारीख से ये अभियान शुरू हो रहा है, और जिसका ड्यूरेशन लगभग 1 सप्ताह रहेगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कोरोना से बेहाल हुआ उत्तराखंड। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 14 दिन में 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह कुल मरीजों का तकरीबन 40% है। सोमवार को भी प्रदेश में कोरोना के 1,043 नए मामले सामने आए और अब तक प्रदेश में कुल 33,016 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से बेहाल हुआ उत्तराखंड। 1,043 नए केस से मचा हड़कंप। पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों ने तोड़ा दम। रोजाना 1,000 से अधिक केस आ रहे सामने। कोरोना के केस 33,000 के पार। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,374। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले कई दिनों से 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को राज्य में 1,043 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना की संख्या 33,016 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 10,374 एक्टिव केस हैं। वहीं 22,000 लोग अब तक इस महामारी को मात दे चुके हैं। इससे पहले रविवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1,637 नए मामले सामने आए थे। वहीं 12 लोगों की मौत भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी व निजी लैब से कुल 9,617 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 8,574 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब आपको दिखाते हैं जिलेवार आंकड़े। देहरादून में 385 में कोरोना की पुष्टि, हरिद्वार में 224 व उधम सिंह नगर में 214,
नैनीताल में 46, उत्तरकाशी में 37, चमोली में 36, टेहरी गढ़वाल में 24, पौड़ी गढ़वाल में 23, पिथौरागढ़ में भी 19 लोग संक्रमित मिले। अल्मोड़ा में 7, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर में 3। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी कुछ हद तक सुकून दे रहा है। सोमवार को 1037 मरीज विभिन्न अस्पतालों व कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज हुए। इनमें से 271 देहरादून, 197 हरिद्वार, 154 अल्मोड़ा, 124 नैनीताल, 53 उत्तरकाशी, 29 चमोली, 23 पौड़ी, 11 चंपावत, 3 रुद्रप्रयाग व 1 मरीज टिहरी से है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे खनन माफियाओं का बोलबाला। जब रात को अंधेरा होता है तब तैयार होता है माफियाओं का खेल। रात से शुरू हो जाता है कानून की धज्जियां उड़ाने का काला कारोबार। मूक दर्शक बने रहते हैं अधिकारी। काशीपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है, तो विपक्ष भी सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भले ही उत्तराखंड सरकार ने अपनी जीत का परचम अवैध खनन को लेकर लहराया हो और चुनाव के समय अवैध खनन पर बार बार कांग्रेस सरकार सवालों के तीर छोड़ती हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साफ सुथरे दामन पर उन्हीं के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही के दाग लगवा रहे हैं। काशीपुर कुंडा थाना क्षेत्र और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रात का अंधेरा होते ही ढेला नदी खनन माफियाओं के कब्जे में आ जाती है। अवैध तरीके से ढेला से रेता निकालकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नए मकान दुकानों का भरण करने का काला कारोबार करते हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं। और ना तो रात में गश्त काट रही पुलिस को खनन माफियाओं की गाड़ियां दिखाई देती हैं और ना तो इन्हें पुलिस का डर है और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का डर, या फिर ऐसा कहिए कि सारे अधिकारी खनन माफियाओं के सामने बौने नजर आते हैं, या फिर उनकी नींद इतनी कीमती है कि सरकार को भले ही लाखों का राजस्व का चूना लग जाए, लेकिन अधिकारी अपनी नींद खराब नहीं करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर अवैध खनन को लेकर हमला बोल दिया है। हरीश रावत ने कहा कि खनन माफिया थे, जिनको ये हमारे समय में माफिया कहते थे, वो आजकल इनके इष्ट देवता हो गए हैं। उनकी भाजपा वाले पूजा करते हैं। और हमारे समय में हमने गरीब बुग्गी वाले को, झोटे वाले को, इनको बैलगाड़ी वाले को, उनको निकालने की छूट दे रखी थी ताकि उनकी आमदनी आजीविका चल सके। इन्होंने बड़े बड़े माफियाज को दे दिया है, लेकिन इनके समय में जो माफिया होते हैं वो देवता के स्वरूप हो जाते हैं और हमारे समय में इनको इंसान भी माफिया दिखाई देता है। काशीपुर में अवैध खनन का कारोबार किसी से छुपा नहीं है, लेकिन हर बार जिम्मेदार अधिकारी एक ही बयान देकर अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं। काशीपुर से के न्यूज के लिए भूपेश चंद्र की रिपोर्ट। बता दें आपको कि आज इंजीनियर डे है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं दी हैं और क्या कुछ कहा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। महान इंजीनियर और आधुनिक भारत के विश्वकर्मा भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी अभियंताओं को इंजीनियर डे की शुभकामनाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों व अस्पतालों में चल रही वोटिंग को देखते हुए प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उससे पहले आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वृक्षारोपण। बड़ी खबर देहरादून से 14 से 20 सितंबर तक बीजेपी का सेवा सप्ताह आपको बता दें कि शुरू हो गया है। पूरे सप्ताह होगा सेवा का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर सेवा सप्ताह के रूप में ये सप्ताह बीजेपी मना रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है। बता दें कि 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। पूरे सप्ताह सेवा का कार्यक्रम होगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है।
बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पूरे सप्ताह होगा सेवा का कार्यक्रम। बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी 14 से लेकर 20 सितंबर तक इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है। पूरे सप्ताह होगा सेवा का कार्यक्रम। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों व अस्पतालों में चल रही वोटिंग को देखते हुए प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, ऐसे पॉजिटिव केस जो कि मोडोलिटी के नहीं हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों पर निगरानी के साथ ही उन्हें किट उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर और दवाइयों के साथ ही सेवन करने की विधि के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आज लिए गए निर्णय के आधार पर भारत सरकार द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुष दवाइयों के संबंध में भी एक पर्चा उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि मरीज व उसके घर के अन्य लोग उनका सेवन कर लाभ ले सकें। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करते हुए कहा कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। यही संक्रमण से बचाव का एकमात्र उचित माध्यम है। देखिए, एक तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि कोरोना इस समय काफ़ी तेज़ी से उसमें पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, तो लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें और अगर आवश्यक ना हो तो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि घरों में सभी मैक्सिमम लोगों के घरों में उनके माता पिता हैं, बच्चे हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशन में हो सकते हैं, तो उसके लिए बाकी होम आइसोलेशन के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटी की कंडीशन नहीं है और ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको भी कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस नहीं हैं, उन सभी लोगों को हम होम आइसोलेशन अलाउ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना के संकट काल में अपने घरों को लौटे हमारे भाई बहनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। एमएसवाई में अब तक 1216 अभ्यर्थियों को 45 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि 86 प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 64 लाख का लोन वितरित हो चुका है। प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहन हेतु #MSY के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। #PMEGP में अप्रैल से सितंबर तक 794 प्रोजेक्ट के लिए 65 करोड़ 91 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 38 करोड़ 54 लाख का लोन वितरित हो चुका है। संकट की इस घड़ी में आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कोर्ट के आदेशानुसार किराया व अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने पर रूलक संस्था ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी और प्रमुख सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त सभी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि पूर्व में कोर्ट में मई 2019 से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ये भुगतान नहीं किया गया। देहरादून की रूलक संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।